Now this is part 3 for the lecture Sensation and Perception, and we are continuing with the topic theories of color vision. So trichromatic theory we have already discussed, and now we will be discussing opponent processing theory. Opponent processing theory says that the colors are coded in opponent pairs. Okay, for example, there are some cones that respond to the wavelength of light corresponding to black color. Okay, the same cones will be switched off when the wavelength for responsible for the white color will come. Same will happen with yellow and blue and red and green. Okay, this opponent processing theory also explains the fact of negative after images. For example, just look at one bright red color for a while, and when you will close, then suddenly if you close your eyes, you will see the green color. Similarly, if you are looking at a jet black surface for a while, and then you close your eyes, you will see a white surface. So the opponent processing theory explains this phenomenon, why this happens. So research tells us both of these theories are correct. At the level of the eye, the cones arrangement seems to be corresponding with the trichromatic theory, but how our brain interprets the signal of color, that goes with the opponent processing theory. So this is correct at the level of eye, and this is correct at the level of the brain. So now coming towards the anatomy of auditory system, hearing system जिसको हम कहते हैं, और हमारी इस सेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेंस ऑर्गन है इट इज़ और ईयर. और ईयर को जो है वो फॉर द स्टडी पर्पस डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर. आउटर ईयर में जो पार्ट्स आते हैं वो पिना, जो हमारा विजिबल पार्ट है, जो ये हमारा कान जिसको हम कान बोलते हैं, ठीक है, जो हमें दिखता है, दिस इज पिना. और इसकी जो ये शेप है, बिकॉज ऑफ दिस शेप इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट और उनको डायरेक्ट करता है अंदर की तरफ. ओके, इसीलिए जब हमें सुनाई नहीं दे रहा होता तो हम इसको पिना को एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं ना, अपना हाथ ऐसे रख देते हैं टू एनलार्ज द साइज ऑफ द पिना, तो मजीद साउंड वेव जो वो कन्वर्ज होकर हमारी इनर साइड पर आ जाती हैं. उसके बाद जो एक सुराख सी है, कैनल सी है, उसको ऑडिटरी कैनल कहा जाता है. उसके एंड पर जी होती है एक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या उसको ईयर ड्रम जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं. और साउंड वेव जो है वो आपको पता है वाइब्रेशंस की शक्ल में आती हैं. आउटर ईयर पिना उसको कलेक्ट करता है, ऑडिटरी कैनल से वो गुजरती हैं, और उसकी वजह से जो झिल्ली होती है मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है. देन देयर कम्स द मिडल एयर. मिडल एयर में देयर आर 3 बोन्स, ठीक है. कलेक्टिवली वी कॉल दीज बोन्स एज ऑसिकल्स. तीनों को कलेक्टिवली ऑसिकल्स कहा जाता है. अलग अलग से इनके नाम है मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स, हैमर, एनविल एंड स्टिरप भी कहा जाता है. ईयर ड्रम जो है वो के साथ ये कनेक्टेड होती हैं, और ईयर ड्रम जो है वो जब वाइब्रेट करता है तो ये तीनों बोन्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं, यानी कि वाइब्रेशंस आगे ट्रांसफर हो रही हैं. ओके, अच्छा, देयर माइट बी सम टेक्स्ट बुक्स वेयर ईयर ड्रम माइट बी रिटन इन द मिडल ईयर पोर्शन, ठीक है. तो ये डिफरेंट है, डिफरेंट स्टडी पर्पसेस के लिए डिफरेंट मॉडल्स बनाए गए हैं. But most of the times it is considered to be a part of the outer ear. So then there comes the inner ear, the most important part where the sound wave is actually detected. जैसे आई का जो मोस्ट फोटो सेंसिटिव पार्ट था वो रेटिना थी, इनर लेयर, ठीक है. रेटिना के अंदर रॉड्स एंड कॉन सेल्स जो है वो डिटेक्ट करते थे लाइट को. इसी तरह ईयर की जो साउंड सेंसिटिव लेयर है वो कॉक्लिया है, सबसे इनर लेयर. स्नेल की शक्ल की होती है जी, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, और इसी के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं दैट डिटेक्ट साउंड वेव्स, और यहाँ ही ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है और फिर इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जाती है. कॉक्लिया के अंदर की जो लेयर होती है उसको हम बेसिलियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहा जाता है, CORTI. और ये जो हेयर सेल्स होते हैं इनकी जो मूवमेंट होती है, वो जो वाइब्रेशंस आ रही हैं फ्रॉम बोन्स, they are transmitted to the hair cells of the basilier membrane in cochlea, and here the process of transduction takes place. and यहाँ जो है वो एक ऑडिटरी नर्व, जैसे आईज में ऑप्टिक नर्व इंफॉर्मेशन ले जाती थी ब्रेन की तरफ, यहाँ ऑडिटरी नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन लेकर जाती है टुवर्ड्स ब्रेन. ब्रेन में इट फर्स्टली गोज टू द एरिया इंफीरियर कॉलिक्यूलस, देन टू द मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, ठीक है. all of these are parts of the brain you might be studying in your biology class, or will also be might be reading an introductory chapter on the
structure of the brain, ठीक है. Thalamus and then to the auditory cortex in temporal lobe of the brain. We might skip this information for now. We'll study it later in other chapters, okay. Or just like we had theories about color perception in visual system, we have theories for pitch perception in auditory system. Pitch, as you recall, means कि frequency क्या है sound waves की, ये किस तरह से हमारा brain detect करता है, हमारे eyes ears detect करते हैं. तो दो theories हैं. First one is temporal. Temporal का जो word है time से related है, यानी कि frequency, ठीक है. frequency क्या है आने वाली sound waves की, उसी की निस्बत से जो हेयर सेल्स हैं कॉक्लिया के, बसीलियर मेम्ब्रेन के, वो उनके अंदर एक्टिविटी होती है और उसी से हम पिच डिटेक्ट करते हैं. Then the other one is place theory, which says that different areas of the basilar membrane are sensitive to different wavelengths, different frequencies, sorry, ठीक है. और then उसी की वजह से हमारी pitch perception होती है. Both of these theories are correct and they explain different phenomena related to the pitch. Okay, sound localization means that how do we perceive कि जो sound का source है, how much it is at a distance from us, कि कहाँ located है, किस तरफ located है और कितनी distance पे located है, इसको हम sound localization कहते हैं. एंड कहा जाता है कि जिस तरह दोनों आईज से जाने वाली इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा फर्क होता है, इसी तरह दोनों ईयर्स भी जो है वो there's a slight difference in the auditory signal they take to the brain. For example, if the sound source is more closer to the left ear, then it will take a different message than the right ear, which is taken to the brain. So monaural cue वो है जब एक कान से ही अगर कोई आवाज सुनते हैं. binaural जो है वो 2 ears से. There are different experiments carried out with this phenomena. Or interaural level difference means that there is a difference in the sound coming from both the ears, and there is a difference in timing, ठीक है. For example, left ear से source of sound ज़्यादा करीब है तो उसका मैसेज ज़्यादा जल्दी ब्रेन तक पहुंचता है बनिस्बत लेफ्ट ईयर के. तो इस डिफरेंस को हमारा ब्रेन जो है वो एज अ क्यू लेता है टू परसीव के जो सोर्स ऑफ साउंड है वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है. और जो hearing loss है, deafness, partial or complete inability to hear, there might be different reasons behind this. Congenital deafness means you are born deaf, and conductive hearing loss means that the sound waves are not being conducted properly to the cochlea, and there may be different reasons for this damage. And sensory neural hearing loss means that although the sound waves are conducted to the cochlea, but from the cochlea the information is not being transmitted to the brain. So cochlear implants are used for this purpose, which collects the sound waves and directly stimulates the cochlea. Then, as I have already told you, the sense of gustation or olfaction, they are both called chemical senses because they are sensitive to the chemicals. Our sense of smell is responsible for the chemicals in the ear, and our sense of taste is responsible for the chemicals that touch our taste buds or tongue, okay. So there is a connection between both of them. For example, when you smell a thing, if it's pleasant, then your salivary glands start secreting saliva and your taste buds get activated in somehow, okay. So usually we perceive that there are 4 basic types of taste, that is sweet, sour, salty and bitter, but latest research has included one more that is called umami, and it is a taste. If you translate this word, it stands for yummy, and it's associated for monosodium glutamate taste. And also there are researches that tell that there is a taste for fatty content. So at our tongue we have taste buds, and taste buds there are small hair-like extensions that grow out of these taste buds, and they are actually the receptor cells for the sense of taste, and they regrow very fastly. For example, when we accidentally burn our tongue by taking a sip of hot tea or coffee, we tend to regrow them in a matter of days. Okay, so the information from the taste buds is taken to medulla, thalamus, limbic system, and gustatory cortex within the brain. So eye is the organ for visual system, and within eye, retina is actually sensitive to light or light receptor.
So in auditory system, or ear is the organ responsible for it, and especially the area called cochlea, which was sensitive to cochlea and basilar membrane hair cells, were responsible for detecting the sound waves. In this for the taste of gustation, we had taste buds that were actually responsible for this sense. Then in the case of sense of smell or olfaction, the sensory organ is nose, and the olfactory receptors or the sensory receptors for this sense are located actually in the mucous membrane that is there at the top of our nose. Okay, so that are there at the top of the nose. That's why we sniff hardly when we want to have a when we want to smell something closely. Okay, so these are small hair-like extensions that actually receive the molecules, and they send this message to the olfactory bulb in the brain. Okay, so our sense of smell is also very related to our emotional state, and it is a brain part which is responsible for carrying out or processing our emotions, that is limbic system. Sense of smell is very much related to that. Our ability to sense the smells differs greatly as we compare different species. So pheromones are, you can say, these are called chemical messengers with the help of which a communication takes place between two individuals, and the presence of pheromones in human beings is a highly controversial topic, and a lot of conflicting evidences are present when you look at the literature. So our skin is responsible for detecting the touch stimulus, and there are different kinds of receptor cells in the skin that detect different aspects of the touch stimulus. Meissner's capsules detect pressure and vibrations. Pacinian corpuscles receive pressure and high frequency vibrations. Merkel's disc respond to light pressure. Ruffini corpuscles respond to stretch stimulus. So in addition to the touch के लिए जो मतलब प्रेशर, उसके अलावा हमारे जो स्किन है वो जो टेम्परेचर को भी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए सेंसिटिव होती है. ठीक है, सो particularly the receptors which detect the temperature in our skin, they are called thermoreceptors. and इसी तरह जो पेन के सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं हमारी स्किन में, इस ऐसे सेल्स जो कि पेन के सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड नोसिसेप्टर्स. पेन का जो एलिमेंट है, इसकी जो इट हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स. फिजिकल मींस एक्चुअल डैमेज हो आपके टिश्यूज़ में या ब्रेन में, एंड एट द सेम टाइम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं अगर खुद को, या इफ़ यू आर हैविंग सडनली आपको डिस्ट्रैक्ट करके कोई पॉजिटिव एक्टिविटी में लगा दिया जाए तो आपकी पेन की परसेप्शन, ऑल्दो डैमेज उसी तरह है बट आपकी पेन की परसेप्शन कम हो जाती है. ठीक है, इंटेंसिटी कम हो जाती है. सो इट मीन्स दैट योर पेन हैज़ बोथ physical and psychological components. There are different types of pains. For example, inflammatory pain means there are some tissue damage. Neuropathic means that there is some damage to neurons. Okay, the neurons might be there actually in the central nervous system or peripheral nervous system. And there is a very rare phenomena in which a person doesn't have the ability to perceive pain. It is called congenital insensitivity to pain, and एक्चुअली पेन इज अडेप्टिव इन सर्टेन वेज. फॉर एग्जाम्पल पेन होता है तो हमें पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन विद द बॉडी, और हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो अवेल करते हैं. बट इफ समवन इज इनसेंसिटिव टू द पेन, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज आती हैं क्योंकि उसको पता नहीं चलता कि दिस इज समथिंग अनप्लेजेंट. ठीक है, तो ये चीज़ है, बट दिस इज अ वेरी रेयर फिनोमेना. So vestibular sense is responsible for maintaining the balance of our body and maintaining our body posture. Actually जो हमारे body parts responsible हैं इस sense के लिए, they are located in our ear. ठीक है, ear में जो cochlea होता है उसके करीब ये कुछ structures होती हैं जी, 3 semicircular canals होती हैं that you can see here. और उसके अलावा जी 3 कुछ areas that are utricle and succule. ठीक है, utricle and succule, they collectively form our vestibular sense and they are responsible for maintaining the balance of our body. Body position को maintain रखना की जो sense है, it is proprioception, and body की जो movement है in the space उसको जो है वो kinesthesia कहा जाता है. So these areas
a trickle, utricle, saccule, and three semicircular canals in the near the cochlea